अस्सलामुअलैकुम। आज हम ट्राइकोटिलोमेनिया के बारे में बात करेंगे। ट्राइकोटिलोमेनिया को हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है। ट्राइकोटिलोमेनिया एक रेयर डिसऑर्डर है। एक स्टडी के मुताबिक हर 1000 में से एक इंडिविजुअल इससे अफेक्ट होता है। इस डिसऑर्डर में इंडिविजुअल की इररिसिस्टिबल अर्जिस होती हैं कि वो अपने बालों को उखाड़े। वो अपनी आई लैशेस को, अपने आईब्रोज को या अपने सर के बालों को और या बाकी बॉडी एरियाज में से बालों को उखाड़ता है और उसके बाद उसको एक वक्ती रिलैक्सेशन या सेंस ऑफ रिलीफ मिलती है, लेकिन बाद में उसको गिल्ट फीलिंग आती है। हेयर पुलिंग की वजह से इनकी आईब्रोज और आई लैशेस पार्शली या कम्प्लीटली रिमूव हो जाती हैं और उनके सर पे हेयर लॉस के पेजेस बन जाते हैं। हेयर पुलिंग और हेयर लॉस इनकी लाइफ में डिस्ट्रेस कॉज करता है और इनकी सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। कुछ लोगों के लिए इसके सिम्टम्स मैनेजेबल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये डिसऑर्डर कॉमनली बच्चों या टीनेजर्स में देखने में आता है। कुछ बच्चों की ये अर्जेस ऑटोमेटिक होती हैं, यानी वो बेदिहानी में भी हेयर पुलिंग कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे फोकस्ड हेयर पुलिंग करते हैं। इस डिसऑर्डर के अगर सिम्टम्स की बात करें तो इंडिविजुअल रिपीटेडली हेयर पुलिंग करता है अपने स्काल्प से, आईब्रोज से, आई लैशेस से या बाकी बॉडी एरिया से, और ये साइड्स वक्त के साथ साथ चेंज भी होती रहती हैं। उनको एक इम्पल्सिव या अनकंट्रोलेबल अर्ज आती है और उनको इंक्रीज सेंस ऑफ टेंशन फील होती है हेयर पुलिंग से पहले, और जब वो बाल उखाड़ लेते हैं उसके बाद उनको एक रिलीफ फील होता है। इनकी नोटिसेबल हेयर लॉस होता है, जैसे कि इनके बाल एरियाज होते हैं स्काल्प पे और बाकी बॉडी एरियाज पे। इनकी मिसिंग आईब्रोज होती हैं, मिसिंग आई लैशेज होती हैं। कुछ इंडिविजुअल्स में ये सिम्टम भी कॉमन होता है कि वो बाल उखाड़ने के बाद उसको च्यू करते हैं, या तो उसके साथ खेलते हैं या उसको अपने फेस और लिप्स पर रब करते रहेंगे। ट्राइकोटिलोमेनिया की कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ट्राइकोटिलोमेनिया डेवलप हो सकता है। एक कॉज ब्रेन चेंजेस हो सकती हैं। अगर ब्रेन पाथवेज में कोई चेंजेस हैं, जैसे कि जो एरियाज इमोशंस को, मूवमेंट को या इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर में कोई इम्बैलेंस है, वो भी ट्राइकोटिलोमेनिया को डेवलप कर सकता है। बाकी रिस्क फैक्टर्स में एज भी एक रिस्क फैक्टर है, जैसे कि ये डिसऑर्डर 10 to 13 ईयर्स की एज में डेवलप होता है। जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं। अगर फैमिली में कोई मेंटल डिसऑर्डर रन कर रहा है तो बच्चों में इसके डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस डिसऑर्डर के साथ बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी वगैरह। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी रोल प्ले करते हैं जिनकी वजह से ट्राइकोटिलोमेनिया ट्रिगर हो सकता है। एक्सट्रीम स्ट्रेस, जैसे कि कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, अब्यूज़ है या किसी लव्ड वन की डेथ है, तो ये भी ट्रिगर कर सकता है ट्राइकोटिलोमेनिया को। आखिर में बात कर लेते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया के ट्रीटमेंट पर। ट्राइकोटिलोमेनिया और नॉर्मल हेयर फॉल में हम डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं कि नॉर्मली जो हेयर फॉल होता है उसमें बाल खुद से झड़ रहे होते हैं और वो जड़ से निकले हुए नज़र आते हैं, लेकिन ट्राइकोटिलोमेनिया में बाल टूटे हुए नज़र आते हैं और हेयर लॉस के पैचेस होते हैं। इसके ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों यूज़ की जाती हैं। साइकोथेरेपी में डिफरेंट थेरेपीज यूज़ की जाती हैं, जैसे कि हैबिट रिवर्सल थेरेपी यूज़ की जाती है। इसमें इंडिविजुअल की अर्जेस को रिप्लेस किया जाता है लेस हार्मफुल हैबिट से। जैसे कि हेयर पुलिंग की अर्ज आ रही है तो उस टाइम इंडिविजुअल अपने हाथों को ज़ोर से बंद कर सकता है, मुट्ठी को ज़ोर से बंद कर सकता है। इसके अलावा कॉग्निटिव थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें उन बिलीव्स को चेंज किया जाता है जो कि हेयर पुलिंग की तरफ लीड करते हैं। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू नेगेटिव बिलीव्स और एंजाइटी को ओवरकम करना सिखाया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं जिससे इंडिविजुअल अपनी इम्पल्सेस को मैनेज करना सीख सकता है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।